सन 1751 20 नवंबर की सुबह कर्नाटक की धरती पर बेंगलुरु से कुछ दूरी पर देवनहल्ली का किला उस दिन एक ऐतिहासिक क्षण का गवाह बना। किले के अंदर एक नवजात बच्चे की किलकारियां गूंज उठीं। उस बच्चे का नाम रखा गया फतेह अली। लेकिन यही फतेह अली आने वाले समय में दुनिया भर में टीपू सुल्तान के नाम से मशहूर हुआ और ब्रिटिश साम्राज्य की नींद हराम करने वाला योद्धा कहलाया। उस दौर का हिंदुस्तान बिखरा हुआ था। दिल्ली के तख्त पर बैठा मुगल बादशाह अब सिर्फ नाम का शासक रह गया था। उसकी शक्ति खोखली हो चुकी थी। उत्तर भारत में मराठों का दबदबा बढ़ रहा था। दक्षिण भारत में निजाम और अंग्रेज दोनों अपनी अपनी चालें चल रहे थे। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए धीरे धीरे अपना साम्राज्य फैला रही थी। वे पहले व्यापार करने आए थे, लेकिन अब उनके तोप और तलवार हिंदुस्तान की जमीन पर कब्जे की कहानी लिखने लगे थे। ऐसे अस्थिर दौर में देवनहल्ली कगिले में पैदा हुआ यह बच्चा साधारण नहीं था। उसके पिता थे हैदर अली, जो कि स्वयं किसी राजघराने से नहीं थे। हैदर अली एक साधारण सैनिक परिवार से आए थे। वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी बहादुरी और सूझबूझ ने उन्हें मैसूर की सेना में अलग पहचान दिलाई। धीरे धीरे उनकी काबिलियत ने उन्हें मैसूर का सबसे बड़ा सेनापति बना दिया और अंततः वे वहां के वास्तविक शासक बन बैठे। हैदर अली की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वे समय से आगे की सोच रखते थे। उन्होंने फ्रांसीसी सैनिकों से तोपखाने की तकनीक सीखी, अपनी सेना को मजबूत किया और यूरोपियनों जैसी आधुनिकता उसमें शामिल की। यही कारण था कि जब अंग्रेज उनसे भिड़े तो वे उन्हें हर बार हैरत में डाल देते। टीपू सुल्तान का बचपन पिता की इसी छाया में बीता। माँ फातिमा फकर उन्निसा उन्हें बहुत प्यार करती, लेकिन पिता ने बचपन से ही उनमें अनुशासन और बहादुरी का बीज बो दिया। छोटी उम्र से ही उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी सिखाई जाने लगी। कहा जाता है कि 12 बरस की उम्र तक वे घोड़े पर इस कदर माहिर हो चुके थे कि देखकर लगता ही नहीं था कि वे कोई बच्चा हैं। उनकी शिक्षा भी शानदार थी। फारसी और अरबी भाषाएं उन्होंने सीखी, कुरान की तालीम पाई। गणित और खगोल शास्त्र में भी उनकी रुचि थी, लेकिन उनकी असली शिक्षा थी युद्ध का मैदान। हैदर अली अक्सर उन्हें अपने साथ मोर्चों और किलों पर ले जाते। वहां जाकर टीपू सुल्तान समझते कि एक सैनिक के लिए सबसे बड़ी ताकत है रणनीति और अपने लोगों पर भरोसा। 15 बरस की उम्र में ही टीपू ने अपना पहला बड़ा युद्ध देखा। मराठों के खिलाफ उनके पिता ने उन्हें एक छोटे से दस्ते का नेतृत्व सौंपा। दुश्मन ने उन्हें नादान समझा, लेकिन टीपू की बहादुरी ने सबको चौंका दिया। वे दुश्मनों पर टूट पड़े, तलवार चलाने में ऐसे माहिर कि सामने वाले के पांव उखड़ गए। इस नन्ही उम्र में भी उन्होंने साबित कर दिया कि वे साधारण सेनापति नहीं बनने वाले। हैदर अली ने बेटे की इस बहादुरी को देखकर मन ही मन निश्चय कर लिया कि यही लड़का आने वाले समय में मैसूर का भविष्य है। यही बेटा अंग्रेजों जैसी ताकतों को आंख दिखाएगा। सन 1767 से लेकर 1782 तक अंग्रेजों और मैसूर के बीच लगातार संघर्ष होते रहे। पहली मैसूर अंग्रेज जंग में हैदर अली ने अंग्रेजों को बुरी तरह मात दी। अंग्रेजों को उम्मीद थी कि वे आसानी से हैदर अली और उनकी सेना को हरा देंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। हैदर अली ने अपनी फुर्तीली घुड़सवार सेना और आधुनिक तोपखाने की बदौलत अंग्रेजों को चारों खाने चित्त कर दिया। इस युद्ध में टीपू ने भी हिस्सा लिया। उस समय वे 16-17 साल के नौजवान थे, लेकिन उनकी मौजूदगी सेना के हौसले को दुगना कर देती थी। जब वे तलवार लहराते हुए घोड़े पर सवार होकर दुश्मनों की तरफ बढ़ते तो लगता मानो कोई शेर अपने शिकार पर झपट रहा हो। धीरे धीरे अंग्रेजों और मैसूर की दुश्मनी और गहरी होती गई। दूसरी और तीसरी लड़ाई में भी टीपू ने अपनी रणनीति और बहादुरी से सबको चौंकाया, लेकिन इसी बीच सन 1782 में हैदर अली का देहांत हो गया। मैसूर का वह महान सेनापति जिसने अंग्रेजों को कई बार सबक सिखाया, अब इस दुनिया में नहीं रहा। जब पिता का निधन हुआ तो पूरा राज्य शोक में डूब गया, लेकिन लोगों की निगाहें अब टीपू पर थीं। वे जवान हो चुके थे, अनुभवी हो चुके थे और उनके भीतर अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने का जज्बा था। उन्होंने गद्दी संभालते ही सबसे पहले यह वादा किया कि मैसूर की आज़ादी और उसकी इज्जत पर कभी आंच नहीं आने देंगे। टीपू सुल्तान का व्यक्तित्व जितना बहादुर था, उतना ही दूरदर्शी भी। वे जानते थे कि सिर्फ तलवार और तोप से अंग्रेजों को हराना आसान नहीं होगा। उन्होंने अपनी सेना को और मजबूत किया, तोपखाने में नए प्रयोग किए। सबसे महत्वपूर्ण यह कि उन्होंने रॉकेट जैसी तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया।
यह वो दौर था जब दुनिया में कहीं भी रॉकेट हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं होते थे। टीपू और उनकी सेना बांस की नली और लोहे की चादरों का इस्तेमाल करके ऐसे रॉकेट बनाते थे जो उड़कर दुश्मन के बीच विस्फोट करते और अफरा तफरी मचा देते। अंग्रेज इन हथियारों को देखकर दंग रह जाते थे। बाद में उन्होंने इन्हीं तकनीकों को अपनाया और यूरोप में अपने युद्धों में इस्तेमाल किया। टीपू सुल्तान का शासनकाल सिर्फ युद्धों तक सीमित नहीं था। वे एक न्यायप्रिय शासक भी थे। उनकी नीतियाँ आधुनिक थीं। उन्होंने कृषि सुधार किए, सिंचाई व्यवस्था सुधारी, व्यापार को बढ़ावा दिया। वे रेशम उद्योग को बढ़ावा देने वाले पहले शासकों में से थे। उन्होंने मैसूर में सिक्के चलवाए, नए किले और सड़कें बनवाईं। उनके दरबार में विद्वानों और कलाकारों को संरक्षण मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वे अपने लोगों को अंग्रेजों की गुलामी से बचाए रखना चाहते थे। वे अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ने का सपना देखते थे। यही सपना उनकी रगों में खून बनकर दौड़ता था और उन्हें हर जंग में और मजबूत बनाता था। यहाँ तक कि कहानी ने टीपू सुल्तान को जनता का हीरो बना दिया था। मगर अंग्रेज चुप बैठने वाले कहाँ थे। उनके लिए टीपू सिर्फ एक दुश्मन नहीं, बल्कि सबसे बड़ा खतरा थे। वे बार बार षड्यंत्र करते, मराठों और निजाम को मिलाकर टीपू के खिलाफ मोर्चा खोलते। लेकिन हर बार टीपू सुल्तान उनकी चालों को नाकाम कर देते। उनका यही अंदाज उन्हें शेर ए मैसूर बना गया, एक शेर जो अपने जंगल की हिफाजत के लिए हरदम तैयार रहता था। टीपू सुल्तान के गद्दी पर बैठते ही अंग्रेजों की चिंता और बढ़ गई। उन्हें मालूम था कि हैदर अली तो अब नहीं रहे, लेकिन उनका बेटा कहीं ज्यादा तेज तर्रार और महत्वाकांक्षी है। टीपू का नाम सुनते ही अंग्रेज अफसरों की भौहें तन जातीं। उनकी चालों में नरमी नहीं थी, उनकी तलवार में झिझक नहीं थी और उनके दिल में डर नाम की कोई चीज नहीं थी। सन 1782 में जब उन्होंने राजगद्दी संभाली तो उनका पहला फैसला था अंग्रेजों के सामने झुकना नहीं। उस दौर में अंग्रेजों ने दक्षिण भारत पर पूरी पकड़ बनाने का मन बना लिया था। वे पहले ही मद्रास, कलकत्ता और बंबई जैसे बड़े बड़े बंदरगाहों पर कब्जा कर चुके थे। अगर मैसूर उनके हाथ लग जाता तो पूरी दक्षिण की धरती पर उनका शासन स्थापित हो जाता। लेकिन यही मैसूर उनके सपनों के बीच दीवार बन गया। टीपू सुल्तान ने अपनी सेना को और भी मजबूत किया। उन्होंने तोपखाने को और आधुनिक बनाया। उनकी सबसे बड़ी खोज थी बारूद से चलने वाले रॉकेट। इन रॉकेटों की मारक क्षमता दूर तक थी। जब ये आसमान में उड़ते तो दुश्मन की पंक्तियों में दहशत फैल जाती। अंग्रेजों की सेना इनसे घबराकर पीछे हट जाती। बाद में तो अंग्रेजों ने इन्हीं रॉकेटों को देखकर यूरोप में अपनी कॉन्ग्रीव रॉकेट्स तकनीक बनाई। सन 1784 से लेकर 1800 तक टीपू और अंग्रेजों के बीच लगातार संघर्ष हुआ। इनमें सबसे मशहूर रही 4 मैसूर युद्ध। पहले युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को धूल चटाई थी। दूसरे युद्ध में जब हैदर अली का देहांत हो गया और टीपू ने मोर्चा संभाला, तब भी उन्होंने अंग्रेजों को मात दी। 1734 में मैंगलोर की संधि हुई, जिसमें अंग्रेजों को मजबूरी में बराबरी का समझौता करना पड़ा। ये वही समय था जब अंग्रेजों ने पहली बार किसी भारतीय शक्ति को बराबरी की नजर से देखा। ये टीपू की सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन अंग्रेज चुप कहाँ बैठने वाले थे। उन्होंने एक एक करके निजाम और मराठों को अपने साथ मिला लिया। उनकी साजिश थी कि मैसूर को चारों ओर से घेरकर खत्म कर दिया जाए। टीपू सुल्तान ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने फ्रांसीसियों से रिश्ते मजबूत किए। उस दौर में फ्रांस और इंग्लैंड दुनिया भर में एक दूसरे के दुश्मन थे। फ्रांसीसी टीपू को तोप और हथियार देते और टीपू बदले में उन्हें व्यापार की छूट। अंग्रेजों को यह नफरत थी कि हिंदुस्तान की धरती पर कोई भारतीय शासक फ्रांस जैसा यूरोपीय देश का दोस्त बने। इसी बीच तीसरी मैसूर जंग हुई। अंग्रेजों और उनके सहयोगियों ने पूरी ताकत झोंक दी। टीपू ने भी जमकर मुकाबला किया। कई मौकों पर उन्होंने अंग्रेजी सेना को बुरी तरह हराया। लेकिन अंत में जब संसाधन कम पड़ने लगे तो उन्हें मजबूरी में 1792 की श्रीरंगपट्टनम संधि करनी पड़ी। यह टीपू के लिए सबसे कठिन पल था। इस संधि में उन्हें आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा और अपने ही 4 बेटों को अंग्रेजों के पास बंधक के रूप में भेजना पड़ा। सोचिए, एक पिता के लिए कितना बड़ा दुख होगा कि उसे अपने बच्चों को दुश्मनों के हवाले करना पड़े। लेकिन टीपू सुल्तान ने यह कुर्बानी इसीलिए दी क्योंकि उनके दिल में अपने राज्य और अपनी प्रजा की रक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। जब उनके बेटे अंग्रेजों के कैंप में ले जाए गए तो टीपू सुल्तान का चेहरा कठोर था। वे आंसू नहीं बहाते थे। वे जानते थे कि यह सब उनकी रणनीति का हिस्सा है।
ताकि सही समय आने पर वे फिर से अंग्रेजों को चुनौती दे सकें। उनके दुश्मन सोचते थे कि यह हार टीपू को तोड़ देगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। उन्होंने अपनी सेना को फिर से मजबूत किया, हथियारों का भंडार भरा, अपने किले श्रीरंगपट्टनम को और मजबूत बनाया। टीपू अक्सर कहा करते थे, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। यही उनका जीवन दर्शन था। वे जानते थे कि अंत भले ही हार हो, लेकिन उनकी लड़ाई आने वाली पीढ़ियों को साहस सिखाएगी। सन 1800 में चौथा और आखिरी मैसूर युद्ध शुरू हुआ। अंग्रेजों ने पूरी तैयारी कर रखी थी। उनके साथ निजाम और मराठे पहले से खड़े थे। इस बार उन्होंने तय कर लिया था कि टीपू सुल्तान का अंत करना है। श्रीरंगपट्टनम का किला चारों तरफ से घेर लिया गया। महीनों तक घेराबंदी चली। किले के अंदर टीपू और उनकी सेना डटे रहे। बाहर अंग्रेज तोपें बरसाते रहे। किले की दीवारें हिलने लगीं, लेकिन टीपू के इरादे नहीं डिगे। अंग्रेजों ने कई बार संदेश भेजा कि अगर वे आत्मसमर्पण कर दें तो उनकी जान बख्श दी जाएगी, लेकिन टीपू सुल्तान का जवाब हमेशा एक ही होता, मौत मंजूर है लेकिन गुलामी कभी नहीं। सन 1829 4 मई का दिन आया। अंग्रेजों ने आखिरी हमला बोला। तोपों की गड़गड़ाहट से श्रीरंगपट्टनम का किला थर्रा उठा। चारों ओर धुआं, बारूद और चीखें। लेकिन इन सब के बीच टीपू सुल्तान अपने सैनिकों के साथ मोर्चे पर डटे रहे। वे शेर की तरह लड़ते रहे, तलवार चलाते, घोड़े से कूदकर पैदल दुश्मनों से भिड़ जाते। कहते हैं कि उनके शरीर पर कई घाव हो चुके थे, लेकिन वे लड़ते रहे। उनके हाथ से तलवार नहीं छूटी। आखिरकार किले की दीवार टूट गई। अंग्रेजों की फौज अंदर घुस आई। चारों ओर खून खराबा शुरू हो गया। टीपू सुल्तान उस समय भी लड़ रहे थे। एक अंग्रेज अफसर ने उन्हें आत्मसमर्पण का आखिरी मौका दिया, लेकिन टीपू ने वही कहा जो उनकी जिंदगी का उसूल था, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है, और दुश्मन पर झपट पड़े। कई दुश्मनों को मौत के घाट उतारने के बाद वे खुद भी गोली और तलवार से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। उनकी सांसें थम रही थीं, लेकिन उनके होंठों पर आखिरी लफ्ज वही थे, आजादी। श्रीरंगपट्टनम का किला अंग्रेजों के हाथ में चला गया, लेकिन टीपू सुल्तान की शहादत ने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया। अंग्रेज भले ही उस दिन विजयी हुए हों, लेकिन उनकी जीत अधूरी थी, क्योंकि उन्होंने जिस इंसान को मारा वह मरकर भी अमर हो गया। लोगों ने कहा कि उन्होंने सच्चे मायनों में टाइगर ऑफ मैसूर का खिताब कमाया। वे ऐसे शेर थे जो आखिरी सांस तक लड़ा, जिसने कभी झुकना नहीं सीखा और जिसने गुलामी से बेहतर मौत को चुना। आज भी जब टीपू सुल्तान का नाम लिया जाता है तो लोगों की आंखों में वही छवि उभरती है, एक जांबाज योद्धा, एक दूरदर्शी शासक और आजादी का दीवाना। उन्होंने अपनी जिंदगी से यह संदेश दिया कि स्वतंत्रता की कीमत चाहे जान ही क्यों ना हो, लेकिन वह किसी भी तरह गुलामी से बेहतर है।